सभी दर्शकों का पुनः एक बार वैल्यू वर्ड्स साहित्य महोत्सव के द्वितीय दिवस के सत्र में स्वागत है। और अभी हमारे साथ हिंदी साहित्य की, जिनको हम कहेंगे एक मील का पत्थर या एक पुरोधा, श्रीमती ममता कालिया मंच पर हैं, और उनके साथ चर्चा करने के लिए श्री अंजुम शर्मा मंच पर हैं, जो कि निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चाओं में भाग ले रहे हैं। ममता कालिया जी का जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदावन में हुआ। उनकी शिक्षा दिल्ली से मुंबई, पुणे, नागपुर और इंदौर शहरों में हुई। उनके पिता स्वर्गीय विद्याभूषण अग्रवाल पहले अध्यापन और बाद में आकाशवाणी में कार्यरत रहे। वे हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे। ममता जी वैसे तो पिछले 50 साल से साहित्य सृजन से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने न जाने कितनी कृतियां लिखी हैं, परंतु उनकी जो उल्लेखनीय कृतियां हैं वो हैं अपत्नी, दौड़, एक दिन अचानक, मेला, परदेस, पीठ, दुखम सुखम। सम्मानों की तो पूरी फेहरिस्त है, उनमें से कुछ मैं गिना देता हूँ। व्यास सम्मान भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हर लेखक सोचता है कि शायद किसी दिन उनको मिलेगा। व्यास सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, यशपाल स्मृति सम्मान, महादेवी स्मृति सम्मान, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, सावित्रीबाई फुले स्मृति सम्मान, अमृत सम्मान, लम्ही सम्मान, सीता पुरस्कार आदि आदि। और कुछ लोग होते हैं जो सम्मान से सम्मानित होते हैं और कुछ लोग होते हैं सम्मान जिनसे सम्मानित होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी आदरणीय ममता कालिया जी साहित्य के क्षेत्र में उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनसे सम्मान स्वयं सम्मानित होते हैं। ये हम सब का अवभाग्य है कि वो यहाँ पर फिजिकली मौजूद हैं। वो काफ़ी तकलीफ उठाकर यहाँ तक पहुँची हैं। उसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। और अब मैं बहुत देर तक आपके और उनके बीच में खड़ा नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं मंच अंजुम शर्मा और ममता जी को दे रहा हूँ। मैं खुद सुनने के लिए बेताब हूँ उनकी परिचर्चा। आइए हम सब सुनते हैं। शुक्रिया गौरव सर। कोई मुझसे अभी एक पूछे कि सुख क्या है, तो मैं कहूँगा 12:45 से 23 अक्टूबर का दिन मेरे लिए सुख है। सुख इसलिए कि जितनी मेरी उम्र है उससे दोगुना समय ममता कालिया जी को लेखन में हो चुका है। उतने 6 दशक उनके पेन के निब के नीचे से गुजरे हैं। तो इतनी बड़ी हस्ती, इतनी सम्मानित लेखिका के साथ मंच साझा करना, ये मेरे लिए सम्मान का विषय है। वैल्यू ऑफ वर्ड्स के लिए सम्मान का विषय है कि उनकी किताब हम तक आई और वो नॉमिनेट हो पाई। तो इसमें मैं बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो, और बहुत बहुत स्वागत। और मैं कृतार्थ हूँ कि आप मुझसे बातचीत करने के लिए राजी हुई हैं। रवि कथा पढ़ते हुए जब हम इसका पहला ही पन्ना पढ़ते हैं तो अंदाजे बयां उर्फ रवि कथा, उससे ऊपर लिखा है हर कदम हमने आशिकी की है। आशिकी का दौर तो 30 जनवरी 1965 से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन आप भी बराबर इस पूरी रवि कथा में मौजूद रही। क्या ये मम कथा, वयम कथा नहीं हो सकती थी जिसमें आप और रविंद्र कालिया दोनों मौजूद थे? ये रवि कथा ही क्यों हुई? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये था कि रवि नहीं रहे। 9 जनवरी 2016 को रवि मुझसे बिछुड़ गए, लेकिन मुझे रवि को जिंदा करना था। और आप अपने साथी को कैसे जिंदा कर सकते हैं? कुछ लोग दीवार पर तस्वीर लगाकर फूल चढ़ा देते हैं, कुछ लोग उसकी याद में मंदिर बनवा लेते हैं, मंदिर की कोई सीढ़ी खुदवा देते हैं। मेरे पास इनमें से कोई भी साधन नहीं था जी। और मैं इन साधनों में यकीन भी नहीं करती हूँ। मैं स्वयं लेखक हूँ और रवि के साथ रहना एक तरह से 2 लेखकों का रहना था। जी।
जिसमें टक्कर भी थी और जिसमें प्रेम भी था, सब कुछ था। तो मैं रवि कथा के माध्यम से दरअसल रवि को ही खड़ा कर रही हूँ जी और रवि को अपने घर में शामिल कर रही हूँ। जी यानी मेरा घर वो घर है जिसमें से रवि अभी विदा नहीं हुए हैं और मेरे जीते जी मैं उनको रुखसत नहीं होने दूंगी, जी। इसलिए ये रवि कथा लिखी गई। मैम, मेरा एक सवाल यहाँ पर एक जी इससे गुजरते हुए ये आता है, जब आप ये लिख रही हैं जी या फिर रवि जी के जाने के बाद जी। अतीत में जी रही हैं? किसमें जी रही थी? अतीत में जी रही हैं? अतिरेक में? अतीत में पास्ट में जी रही हैं? नहीं, रवि पास्ट हुए ही नहीं। जी, रवि तो एवर प्रेजेंट है मेरे लिए। मैं यही जानना और चाह रहा जिससे था। आप प्रेम करते हैं जी वो व्यक्ति आपके जीवन से कभी विदा नहीं लेता है, जी मैं ये मानती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि रवि कथा केवल रवि की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे लेखक की कहानी है जो सारी तरह तरह की फितरतों से भरा हुआ है। और रवि एक बहुत डायनेमिक आदमी थे और रवि के माध्यम से मैंने बताया कि ऐसे दो लेखक लिखते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, प्रचलित अर्थों में प्रेम नहीं करते हैं लेकिन प्रेम में है, क्या बात। और प्रचलित अर्थों में उनकी गृहस्थी नहीं चलती लेकिन गृहस्थी है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें दोस्त भी है। और रवि जीवन में मुझे जब जब याद आते हैं तो एक बहुत अच्छा दोस्त याद आता है और वो दोस्तों के दोस्त थे। न जाने कितने लोग हैं जो उनसे दोस्ती का दावा करते हैं और कितने ऐसे जो अभी भी मुझे नए लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि रवि हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। तो आपके लिए रविंद्र कालिया दोस्त के तौर पर या पति के तौर पर? नहीं, मैंने ये पति शब्द से मुझे बहुत चिढ़ है क्योंकि ये पति शब्द मुझे पूंजीपति की याद दिलाता है, भूपति की याद दिलाता है। ये एक बड़ा सामंती शब्द है। हम दोनों के बीच में साथी के तौर पर? मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो मुझे पत्नी कहे और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें पति कहूँ। समझे? साथी शब्द? साथी बहुत अच्छा शब्द है, दोस्त और साथी। और कई बार तो हम प्रतिद्वंदी थे। अच्छा, इसका जिक्र कई बार आया है यहाँ पर। हाँ, कई बार आता है ये। तो हम लोग की बराबरी की टक्कर रहती थी। जी अब बातचीत में भी हमेशा ही रहता था कि जैसे कि कोई किसी से पीछे ना रहने जा पाए, जी ये रहता था। और क्योंकि हमारे दोस्त भी साथ में लेखक ही थे जी तो जाहिर है कि एक मैच का मज़ा आ जाता था, वो भी सुनते थे और उनको भी मज़ा आता था। वो कहते भाई ममता तो जो है पूरा जवाब देती है, टक्कर का जवाब देती है। तो हम लोगों का जीवन जो था, और वो भी हम टक्कर खाते खाते पहुंच गए इलाहाबाद। अब आपको पता है कि इलाहाबाद साहित्यिकों का शहर है, बिल्कुल। साहित्य के सिवा और संगम के सिवा वहाँ और क्या है, अमरूद के सिवा तो ये दो तीन चीजें हैं इलाहाबाद में, जी। और तो ज्यादा कुछ नहीं, वही टूटी सड़कें हैं। तो आप सोचिए कि हालत ये थी कि हम लोगों को वहाँ पर दोस्त मिले, साहित्यिक दोस्त मिले। उन साहित्यिक दोस्तों के बीच में हमारे लिए लिखना एक बहुत बड़ा सहारा बन गया। जी जीविका के लिए हमने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया जो बहुत अच्छा नहीं चला और वो बाद में कबाड़ी को किलो के नाम बेच दिया गया, जो कि हमने किस्तों में खरीदा था। वो संघर्ष अपनी जगह है, क्यों, वो संघर्ष तो बहुत अधिक है। अगर उन पे लिखे तो एक बड़ी आंसू छाप कहानी बन जाए। और मैं इसको आत्मदया से भी बचाना चाहती थी, दयनीयता से भी बचाना चाहती थी किताब को। और मैं नहीं चाहती थी कि कोई ये समझे अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, जैसा कुछ लिखा है मैंने। अच्छा, कई लोगों का ये मानना है कि ये गालिब छुट्टी शराब का अगला अध्याय है, सही बात है? अगला खंड रवि कथा है? जी, ओहो, कई नहीं, जगह नहीं, मैंने नहीं, ये नहीं, पढ़ा कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रवि कथा में हो सकता है ऐसे बहुत से प्रसंग जी आए होंगे हाँ जो कि शायद गालिब छुट्टी शराब में अपनी तरह से आए हैं। हाँ हाँ रवि जब गालिब छुट्टी शराब लिख रहे थे उस सब वो सन 1998 का साल था जब वो लिख रहे थे, और उन्होंने शराब छोड़ दी थी पीनी, उनका जिगर बढ़ गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था उन्हें। तो आप ही सोचिए कि अंजुम के
उस समय उनके पास समय बिताने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि जब आप एक सुरा प्रेमी से उसकी सुरा ले लें तो उसके जीवन में से प्रेम भी खत्म हो जाता है, ये होता है। तो ऐसे समय में रवि के पास समय बिताने का कोई टाइम नहीं, तरीका नहीं था। और जब सूरज जाती है जीवन से तो सारे दोस्त भी चले जाते हैं। वो संगी साथी जो शाम के समय जमावड़ा होता था हमारे घर में, और जो रात के 12 बजे तक बैठे रहते थे और गज़लें सुनी जाती थी, और उसमें बेगम अख्तर भी आ जाती थी, और उसमें सब कुछ आ जाता था, गुलाम अली भी आ जाते थे, मेहदी हसन भी आ जाते थे। उन शामों में एकदम से सन्नाटा आ गया। तो रवि केवल मसनद पर टेक लगाकर किताब लिख सकते थे। और जब रवि लिख रहे थे गालिब छोटी शराब, तब मैंने उनसे कहा, तुम ये क्यों लिख रहे हो? तुम अपनी बेवकूफ़ियाँ लिख रहे हो। मैंने कहा, जो जो तुमने मट्टी पलीद की वो सब तुम लिख रहे हो, बस इसमें एक ही क्रेडिट है कि तुम्हें ये सब याद है जी। कि तुमने जो जो नादानियाँ की और जो जो तुमने ज्यादतियाँ की वो सब तुम्हें याद है। इस पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं बिल्कुल अंत के लिए मैंने बचा के रखा है, जब मैं आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलने वाला हूँ, ठीक है? तो उस टाइम मैं करूंगा। अच्छा, ये किताब जब मैं पढ़ता हूँ, ये संस्मरण जब मैं पूरा पढ़ता हूँ, हर अध्याय की शुरुआत शेर से होती है। गालिब, जी, फैज, इकबाल, जैसे एक अध्याय की शुरुआत आपने की, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। ये क्यों ऐसा है? क्या ये रवि सर को डिफाइन करने का तरीका है, या अध्याय शुरू करने का आप नया कुछ इजाद करना चाह रही थी? हाँ, अच्छा सवाल है अंजुम। दरअसल मुझे संस्मरण के प्रचलित रूप से बहुत चिढ़ है। जी, लोग संस्मरण लिखते हैं तो किसी को बहुत महान बना देते हैं, या जाहिर किसी तौर को पर। बहुत विशिष्ट बना देते हैं, या अपने को ही एस्टेब्लिश करने के लिए लोग अपनी एक नायक छवि निर्मित करते हैं। तो और मुझे ये लगता है कि एक शेर जितना कम्युनिकेट करता है, जितना संप्रेषित करता है, उतना एक शीर्षक नहीं करता। शीर्षक बहुत जल्दी पिट जाते हैं, नारों की तरह। आप थोड़ी देर बाद उसे नहीं पढ़ना चाहते शीर्षक को। और शेर इसलिए भी लिखे गए हैं क्योंकि रवि शेर व शायरी के बहुत शौकीन थे। लिखते वो गद्य थे, पढ़ते वो पद्य थे। और उनके अंदर कहीं एक शायर बैठा हुआ था, क्योंकि गालिब का दीवान हमेशा हम उनके सिराने रखा रहता था, और उर्दू हिंदी डिक्शनरी उनके पास रखी रहती थी। और गालिब का उग्र जो है, जिसमें कि सारी व्याख्या दी हुई है हर शेर की, हर शब्द की, वो उनके पास रखी रहती थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है कि उनके मतलब जैसे कहते हैं ना कि क्या सामान निकला जी, बाद उसके, तो रवि के पास यही सामान निकला है सारा। जो किताबें वो हमेशा अपने पास रखते थे। जी, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी भी हमेशा अपने पास रखते थे, क्योंकि हिंदी भाषी थे। वो तो पंजाबी आदमी था, तो खेतों में खलिहानों में घूमने वाला आदमी था। भंगड़ा उसके लिए और बैसाखी उसके लिए सबसे बड़ा त्यौहार था, भंगड़ा उसके लिए सबसे अच्छा डांस था। तो एक ऐसा आदमी वहाँ से उठ के शिक्षा में आया, और मोहन राकेश ने, क्योंकि उनके गुरु थे बीए ऑनर्स में, तो वो धीरे धीरे साहित्य की ओर मुड़े। लेकिन वो अपनी पूरी फुल ब्लडेड वार्मथ लेकर आए थे, जी, और वो उन्होंने उसके बाद हिंदी पर, उर्दू पर, इस सब पर कमांड किया। यहाँ तक कि उन्होंने मंटो की किताबें ट्रांसलेट की, मंटो की कहानियाँ ट्रांसलेट की, कृष्ण चंद्र की कहानियाँ अनुवाद की। तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें थी, और वो एक बहुत डायनेमिक आदमी था। जी। वो इसलिए मैं नहीं कह रही क्योंकि वो मेरा जीवन साथी था। वो मेरा जीवन साथी ना होता, मेरा रकीब होता, तब भी मैं ये कहती। क्या बात है। अच्छा, ये किताब जब मैं पढ़ता हूँ, संस्मरण जब मैं पढ़ता हूँ, इसकी शुरुआत जो आप पहले अध्याय से करती हैं, रवि जी के जाने से करती हैं, लगता है कि जब मैं एक फिल्म देख रहा हूँ जिसका पहला दृश्य है एक मार्मिक, किसी का जाना, और उसके बाद अचानक शुरुआत होती है उस पहले अध्याय से जहां आप दोनों मिलते हैं, फिर अंत में फिर आप उसी दृश्य पर पहुंचते हैं। लिखते हुए पहले से ये तय था कि मैं ऐसे इसको लिखूंगी, ऐसे प्रेजेंट करूंगी, या फिर आपने सोचा कि नहीं, शुरू से शुरुआत करते हैं, अंत में रवि का जाना दिखाएंगे? दरअसल इसकी शुरुआत ज़रा पीड़ादायक रही, क्योंकि
रवि के जाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं अवसादग्रस्त भी थी थोड़ी। उस समय एक पत्रिका तद्भव के संपादक अखिलेश, जो हमारे बहुत नज़दीक रहे और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, उन्होंने मुझे कहा कि ममता जी रवि के बारे में कुछ लिखिए, कालिया जी के बारे में कुछ लिखिए। मैंने बिल्कुल मना कर दिया, खारिज कर दी बात। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगी और मैं लिखने की मनस्थिति में नहीं हूँ, मैंने कहा। तो वो कह लगे नहीं, आप जो महसूस करती है लिखिए। मैंने कहा कि मैं इस समय बहुत पीड़ित महसूस करती हूँ और इस समय बहुत बीमार हूँ, मैं नहीं लिख पाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी पीड़ा के बारे में लिखिए। तो दरअसल वो शुरू के 2 चैप्टर्स पीड़ा के बारे में है। और जाहिर है कि वो हॉन्ट तो करते थे मुझे। वो नहीं थे तो बिस्तर का आधा हिस्सा बहुत खाली लगता था। घर की एक कुर्सी जिस पर वो बैठते थे वो बहुत खाली लगती थी। उनके कहकहे मेरे कानों में गूंजते थे और उनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी, जो कि इतनी 100% मौजूदगी थी कि अगर हम नीचे भी जाते थे, लिफ्ट में साथ जाते थे, वहाँ गार्ड से वो बातें करते थे बैठकर नीचे, और वो आसपास जो भी आता था उससे उसका हालचाल पूछते थे, कुछ होम्योपैथी दवाएं बताते थे। उनकी जो अपनी जो फितरतें थी वो सब मुझे याद आती रहती थी। तो जाहिर है कि जो 2 चैप्टर्स हैं वो बने हैं इसके बहुत उदास। जी। और उसके बाद मुझे ये लगा कि मैं किसके बारे में लिख रही हूँ। अरे रवि होते तो वो तो योग फेंक दर्द उठा दे, वो कहते ये क्या लिखा मेरे बारे में, क्योंकि वो आदमी तो कुर्सी समेत हंसता था। कितने लोगों के पलंग टूट गए जिनके घर जाकर उन्होंने ठाके लगाए। तो आप ये सोचिए एक ऐसे आदमी के बारे में मैं लिख रही हूँ जो कि जीता था तो वो 6 फुट से कहीं ज्यादा ऊंचे कद का हो जाता था। अच्छा, इसलिए वो बदला फॉर्मेट मैंने। नहीं, वो बहुत अच्छा है और मैं सही बता रहा हूँ, जब आप इसको पढ़ते हैं तो लगता है आप किसी फिल्म में प्रवेश कर रहे हैं और उसके बाद वो पूरी एक प्रेम कथा चल रही है जिसमें तमाम तरह की वो नोक-झोंक मौजूद हैं। वो एक कटाक्ष मौजूद है, एक सीधी हड्डी मौजूद है, एक रीढ़ की, जहाँ पर आप दोनों खड़े हैं, वो समझौते मौजूद हैं। यानी दाम्पत्य जीवन का जितना कुछ हो सकता है वो उस तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बहुत एक सबको पढ़नी चाहिए, जिनकी शादी हुई है उन्हें भी, जिनकी नहीं हुई है उन्हें भी, ये तमाम लोगों को पढ़नी चाहिए। अच्छा, आपने शुरुआत की थी कविता लिखने से, मैं अब थोड़ा आपकी तरफ आता हूँ। हाँ जी। 60उत्तरी दशक, एब्सर्ड लिटरेचर का 7वें प्रभाव, दशक जी। 7वां दशक, एब्सर्ड लिटरेचर का प्रभाव आपके ऊपर। क्यों आपने एक जीवन के एक हिस्से के बाद ये कहा कि अब मैं उन कविताओं को देखती हूँ तो आश्चर्य प्रकट करती हूँ कि मैं वैसा भी लिखती थी? देखिए, हर एक के जीवन में यही होता है कि वो शुरू हमेशा कविता से करता है, लेखक ज़्यादातर। शायद इसलिए क्योंकि कविता लिखना सबसे सरल, सहज, स्वाभाविक होता है और आप अपने प्रश्नों को जल्दी जल्दी पूछ सकते हो उसमें और जल्दी जल्दी प्रश्न पेश कर सकते हैं। और गद्य आपके जीवन में तब आता है जब थोड़ा ठहराव आता है। और मेरे जीवन में गद्य एक चुनौती की तरह आया, क्योंकि रवि ने मुझे सबसे पहले यही पूछा पहली मुलाकात में कि आप खाली कविता लिखती पढ़ती हैं क्या। तो उनकी टोन के अंदर एक चुनौती थी, क्योंकि वो उस समय तक कहानी लिखते थे और 2-3 कहानियाँ उनकी बहुत प्रसिद्ध हो गई थी उस समय। 9 साल छोटी पत्नी, डरी हुई औरत, एक और पत्नी नाम की कहानी। तो उन्होंने मुझे जो बताया तो मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी सोचता है कि कहानी लिखना कोई बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने कहा इसको कहानी लिख के दिखाते हैं। क्या तो इस बात है। तरह से मैंने कहानी लिखनी शुरू कर दी। वो चुनौती में लिखना शुरू कर दिया मैंने, और मतलब सीरियसली लेना शुरू किया मैंने कहानी को। और मैंने ये पाया कि अगर आप लिख रहे हैं और अगर आपने कविता को एक बार समझ लिया और कविता लिखना संभव कर लिया तो गद्य लिखना तो फिर आसान काम है, ऐसा मुझे लगा। और देखिए, अनुभव तो बहुत थे, अनुभव की तो कोई कमी नहीं थी। जी। सारा जीवन ही बिताया एक तरह से अनुभव प्राप्त करते हुए और धक्के खाते हुए। तो कहानी लिखने के लिए अपने मन से ज्यादा दूसरे के मन में उतरना जरूरी है? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये।
दूसरे के मन में उतरना पड़ता है। जी। कितना उतरे कि सामने वाले को लगे कि अब ये यहाँ से सीमा पार नहीं हो रही है? कितना ज्यादा उतरना, मतलब अपने से ज्यादा दूसरे के मन में कितना ज्यादा उतरना है? अब इतना ना उतरे कि गड्ढे में गिर जाए। लेकिन हाँ, इतना तो उतरना पड़ेगा आपको कि आप उसकी पीड़ा और उसके संघर्ष और उसके हर्ष ऐसा तीनों को करते देख लें। ऐसा करते हुए क्या हम अपने मन में उतरते हुए जब दूसरे के मन में उतरते हैं अपने से ज्यादा, तो क्या हम उस चीज को छिपा रहे होते हैं कि यहाँ से ज्यादा अगर मैं अपने भीतर से उतरूंगी या उतरूंगा तो शायद मैं वो हाँ, देखो अंजुम, ऐसा है कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव ट्रूथ एग्जैक्टली और सिलेक्टिव मेमोरी। हम चूज करते हैं कि हम कितना अपने पात्र को दिखाना चाहते हैं। अभी मैं एक कहानी लिख रही हूँ जो कि बड़ी कठिन किस्म की कहानी हो रही है, क्योंकि एक स्त्री होने के नाते मुझे ये भी लगता है कि कहानी कहीं पूरी पुरुष के फेवर में न चली जाए। हम लोग थोड़ा सा इस चीज की चालाकी बरतते हैं। और जबकि बेचारा पात्र बहुत अच्छा है, जो मेरा पात्र है उसके आई एम इन लव विद दैट कैरेक्टर। तो लेकिन साथ ही साथ हमें ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम केवल उतना दिखाएं जितना हमारे काम आए। जैसे दर्जी कपड़ा जब काटता है तो वो अनावश्यक नहीं काटता, वो जितना आवश्यक है उतना काटता है, बाकी उठा के रख लेता है। तो हम भी अपने जब लिखते हैं किसी पात्र के बारे में ना, तो बहुत सी बातें सोच के रख लेते हैं कि ये अगले में काम आएंगे। एक लेखक के रूप में ये सतर्कता कह लीजिए, चालाकी कह लीजिए। अच्छा ठीक, कहानी में तो आपने सतर्कता बरत ली, उपन्यास में थोड़ा कम बरत ली, वहां पे छूट थोड़ा ज्यादा मिल जाती है। संस्मरण में कितनी सतर्कता बरतते हैं? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं, मैं यहाँ पर प्रसंग अपने पाठकों को दे दूं कि एक प्रसंग में आप लड़ झगड़ कर आत्महत्या का विचार करती हैं और घर से निकल जाती हैं और सुबह वापस आ जाती हैं, है ना? क्या ये लिखते हुए आपको ये नहीं लगा कि मुझे ये नहीं बताना चाहिए? आप खुद को कितना ज्यादा छीलें कि आपको ये ना लगे कि भाई अब हड्डियों का ढांचा बच जाएगा जो मुझे नहीं दिखाना है समाज को? संस्मरण में कितना अधिक छील सकते हैं? क्या ये डर नहीं लगा वो प्रसंग लिखते हुए आत्महत्या वाला? नहीं, ऐसा है कि लिखते समय ना हम चिंता नहीं करते कि इसे पढ़ते हुए कोई क्या सोचेगा। जब मैंने ये आत्महत्या वाली बात लिखी है जी। तो सच्ची में उस दिन गंगा बहुत मैली थी और उसकी मुझे लगता है प्रदूषण को ये फायदा पहुंचा। लोग सब कहते हैं गंगा प्रदूषित है, गंगा प्रदूषित है। उस गंगा प्रदूषित ना होती तो ममता काली आज ना होती। अच्छा हुआ गंगा प्रदूषित थी उस दिन। ये देख लो तो कि कई बार ये होता। अच्छा, जब लिखा ना मैं बड़े सहजता से उसको लिख गई। मुझे एक भी बार ये नहीं लगा कि इसे कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा या मेरे परिवार के लोग क्या सोचेंगे, वो दिमाग में नहीं आती बात। जब हम लिखते हैं हम केवल लेखक होते हैं, हम किसी के कुछ नहीं होते उस समय, किसी के कुछ लगते नहीं उस समय। ये बात है। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा ममता मैम, क्योंकि जब आप इस तरह के प्रसंग लिखती हैं जहां आप आत्महत्या करने जा रही हैं, है ना, और दूसरी तरफ आप कहानी लिख रही हैं बोलती हुई औरतें, या उपन्यास लिख रही हैं जहां पर आपकी औरत लड़ झगड़ कर जीवन में आगे बढ़ रही है, जिसे मरना नहीं है, जिसे जीना है, और लेखिका जो ये लिख रही है आपको मरना नहीं है, बोलना है, जीना है, वो एक दिन खुद विचार कर लेती है। कॉन्ट्रडिक्शन का डर नहीं लगा? नहीं नहीं, ये एक पासिंग थॉट, जैसे कह लीजिए एक पासिंग एक्सपीरियंस, एक पासिंग मोमेंट। और जब उसका दिमाग ठंडा होता है ठंडी हवा में, तो वो सबसे पहले यही सोचती है कि उसकी सांस उठेगी, आवाज देगी तो क्या कहेगी, कहाँ हो तुम। यानी वो संसार उसका लौट कर उसके पास आता है। मैंने ये दिखाया है, जी। एक स्त्री का घर और उसका संसार जो है वापस उसके पास लौट कर आता है। और वो जो गुस्सा जो थोड़ी देर का था कि घर में जिसको देखो वो अलमस्त है, जिसको देखो एक एक बिस्तर पर पड़ा हुआ है, सब घर में कहीं ना कहीं। क्योंकि लेखक के घर में कोई रूटीन नहीं होता है, किसी को 10 से 5 नौकरी नहीं करनी होती है। एक अकेली मैं थी जो नौकरी करती थी। तो ऐसे में जाहिर है कि सारी की सारी खींच तो मेरे अंदर ही खलबलाएगी ना, बाकी तो मजे कर रहे हैं सबके साथ। रवि कथा लिखते हुए
कितनी ममता कालिया आपने देखी, कितनी ममता कालिया बदलते हुए देखा अपने आप को? मैंने ममता कलिया पूरी नहीं देखी इसमें, अच्छा, अभी है बहुत कुछ बाकी। पूरी नहीं देखी क्योंकि मेरे फोकस मेरा भी था। हाँ, और मैं एक लेखक का संघर्ष लिख रही थी, कितनी निष्फल उसकी लड़ाई थी। आप सोचिए जिस तरह वो प्रेस चलाता था। अभी किसी ने एक समीक्षा लिखी, किसी यंग लड़के ने, तुम्हारे जैसे पत्रकार ने, राजेश गनोद वाले ने, जी। उसने समीक्षा का नाम ही दिया 1 किलो क। वो इतना प्यारा नाम है क्योंकि हम लोग प्रेस चलाते थे, लेटर प्रेस था, तो जिस समय खूब जोरों से चर्चा चलती होती थी साहित्यिक, अचानक कोई वर्कर ऊपर आके कहता था, बाबूजी 1 किलो क मंगा दीजिए, कंपोजिंग नहीं हो रही है, कंपोजिंग रुक गई है, कोई अक्षर कम पड़ गया, तो वो फाउंड्री से मंगाना पड़ता था। उस जमाने में ना फोन, ना कोई और साधन, तो कालिया जी जा रहे हैं 1 किलो क लेने के लिए। तो आप सोचिए कि कैसी कैसी परिस्थितियों में रवि रहे, तो उसमें ममता कालिया बहुत न्यूनतम आई है। क्योंकि मैंने कभी कोशिश ये नहीं की कि मैं अपने को नायिका या खलनायिका बनाऊं। मैं जो थी वैसी थी, जैसी मैं हूँ, थोड़ी बेतरतीब और थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल, उसी तरह की मैं इसमें हूँ। और कितने रविंद्र कालिया बदलते हुए इस दौरान आपने देखे इसको लिखते हुए? हाँ, बदले तो बहुत बार। वो बीच का एक हिस्सा है जो कि शायद नहीं लिखा गया इसमें, जब रवि 1980 से 1990 तक थोड़ा सा राजनीति की ओर चले गए थे, तब उनके बड़े अजीब अजीब किस्म के दोस्त बने थे। और वो दोस्तों के साथ उन्होंने इतना समय नष्ट किया कि उन्होंने अपना प्रेस भी नष्ट कर लिया। अच्छा, तो रवि जो थे वो बहुत सी कमजोरियों से, बहुत सी गड़बड़ियों से और बहुत सी गलतियों से बने हुए आदमी थे। बहुत बड़ी बात है ये कहना। जी जी। हाँ हाँ, ये सारी चीजें उसमें कोशिश की मैंने लेने की, लेकिन माइल्डली ली। और मैंने पॉलिटिक्स इसलिए नहीं, पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये बात है। मुझे पता नहीं, पसंद ही नहीं है राजनीति, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, ना संबंधों में और ना वर्णन में। तो मैंने वो वाला हिस्सा छोड़ दिया है एक तरह से। कभी शायद लिख, कभी बाद में काम हाँ मैं आए। वही पूछने वाला था, कभी ऐसा कि अंदाजे बयां उस रवि कथा फिर से रवि कथा फिर से हाँ, इसमें उस बहुत दौरान सी आप बातें- उसको, नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सी बातें इसमें रह गई हैं। हाँ। और वो अब याद आ रही कि अरे, अपनी शादी वाला प्रसंग ही नहीं लिखा, इतना गड़बड़ी वाला प्रसंग था। हम सुना दीजिए थोड़ा सा। वो मैं लिख रही हूँ। अच्छा। इसका एक खंड लिख रही हूँ, शेष कथा। हाँ, और उसमें मैंने लिखा, क्योंकि शादी के दिन ये हुआ कि भाई थोड़े से खाने वाने के बाद, और रवि अपने जिस क्लब में उनका इंतज़ाम किया गया था दिल्ली में, वहाँ वो लौट गए और उनके माता पिता और उनकी बहन और उनके बहनोई सब चले गए। और उसके बाद जब फेरों का समय हुआ और पंडित नाम का एक प्राणी आया कि अब फेरे होंगे, तो सब गायब थे। ससुराल पक्ष को कोई था ही नहीं वहाँ पर, लड़के वाले पक्ष का। जी। तो मेरे पिता कहने लगे कि अरे वो तो आधी शादी करा के चला गया है, जयमाल करा लिए, खाना खा लिया और चला गया। हाँ। तो कहते कहाँ ढूंढे उसे। अब समझिए वो अंधेरी रात 12 दिसंबर की, खूब तेज ठंड। और सबसे बड़ी बात है कि एक सबके मन में एक अकड़ थी, क्योंकि मेरे पिता बहुत अकड़ू थे और मेरे पिता के अंदर भारत सरकार की सारी अकड़ समाई हुई थी। ये बात है, क्योंकि वो आफ्टर ऑल आकाशवाणी में कार्य करते थे, जी। स्टेशन डायरेक्टर थे, अपने को बहुत बड़ी चीज समझते थे। यहाँ वाजपेयी जी बैठे हुए हैं। संजीव जी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, वो बैठे हैं। भारत सरकार का ये होता है कि वो राष्ट्रपति की ओर से साइन करते हैं, तो वो अपने को राष्ट्रपति ही समझते हैं एक तरह से। तो सही बात। मेरे पापा बहुत अकड़ू थे, वो कहने लगे ठीक है वो चला गया। और मैं भी बड़ी अकड़ू थी, तो मैंने कहा ठीक है वो चले गया, तो मुझे भी शादी नहीं करनी उसके साथ। जी। मेरी माँ बहुत तेज नाराज हुई। मम्मी कहने लगी ये क्या मतलब है, ना तुम शादीशुदा हो, ना तुम अविवाहित हो, और ये आधी शादी का क्या मतलब होता है। और उधर से रवि ने जब वहाँ क्लब में 10 बजे रात को रवि को याद आया कि अभी तो कुछ रस्म बाकी रह गई है। रवि ने अपने माता पिता को उठाया, तो वो कहने लगे हमें तो नींद आ रही है, और वो रजाई ओढ़ के सो गए। अच्छा, वो पहले भी बहुत खुश नहीं थे आने से, वो जबरदस्ती आ गए थे जालंधर से। अच्छा।
और रवि की बहन की 3 दिन पहले शादी हुई थी, तो वो न्यूलीवैड थी। वो अपना कमरा अंदर से बंद करके सो गए थे उन दोनों। तो कोई भी नहीं था रवि के पास जिससे आए। अच्छा, फिर रवि वहाँ से चले तो वो बी ब्लॉक की जगह सी ब्लॉक में चले गए, तो रास्ता भूल गए। अब वहाँ उस दिन बहुत शादियाँ थी 12 दिसंबर को। अब समझ ही ना आए को, उस जमाने में इतने बड़े बड़े पंडाल नहीं होते थे जहाँ नाम लिखा रहे वधू का। तो हर पंडाल में जाकर रवि पूछते थे कि यहाँ किसकी शादी है। तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कौन आदमी है जो इसने। अच्छा, शादी का कोई चिन्ह रवि के ऊपर नहीं था, खाली एक नीला सूट पहना हुआ था उन्होंने। तो सब लोग बड़े परेशान, सबने सोचा कोई देवदास है भटका हुआ, अपनी पारो ढूंढता फिर रहा है। हमने यही सोचा होगा क्या। वो तो रवि की बॉस जो थी तारा तिक्कू, वो डायरेक्टर थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, और रवि उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से धर्मयुग में गए थे, लेकिन वो आई थी शादी में। तो उन्होंने सड़क पर देखा कि लंबा सा आदमी घूम रहा है जगह जगह रुकता हुआ। तो उन्होंने कहा, कालिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहते मेरी शादी है, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। तो उनके पास शादी का कार्ड था, तो उसमें ब्लॉक नंबर लिखा था। तो कहने कि चलो गाड़ी में बैठो तुम। इस तरह से रवि वहाँ पहुंचे। नहीं, ये तो आपको जरूर लिखना चाहिए, ये इसमें नहीं है। इसमें नहीं इसमें आया नहीं है। है। ये सन 65 की घटना है, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखी क्योंकि मैं और चीज़ों में बढ़ गई। मैं साहित्यकारों के बारे में लिखना चाहती थी। तो शेष कथा में ये शेष तो कथा हमको में मिलेगा आएगा। मिलेगा साथ में, अगर आप वो मतलब 80 से 90 वाला दशक हाँ, भी। मेरे जीवन साथी की शादी कैसे हुई ये सही लिखना बात पड़ेगा। है, सही बात है। दाम्पत्य जीवन में असहमति ने ममता कालिया, रविंद्र कालिया को बचाए रखा। हाँ, मैं यही सवाल, क्योंकि इसमें बहुत असहमतियां मुझे दिखाई दी। असहमतियाँ बहुत है। तो क्या उसने बचाए रखा या सहमति करने के लिए बाध्य किया? देखो ऐसे है अंजू कि असहमतियाँ एक समय आपको कटुता भले ही देती हो, लेकिन वो रिश्ते को जीवंत रखती है। वो हमारा रिश्ता एक लड़ता भिड़ता नोक-झोंक वाला रिश्ता था, लेकिन उसमें हमेशा जान बची रहती थी। लोग इतना बेजान रिश्ता जीते हैं कई बार जी। कि उनको देखो तो लगता है कि फ्रिज उनसे ज्यादा गर्म है। मतलब फ्रिज से भी ठंडे हो जाते हैं लोग रिश्तों में। हम लोगों का रिश्ता ऐसा था, उसमें जो भी बात हो कहते, कई बार रवि को 3 दिन पहले की बात याद जाती, कहते तुमने ये क्यों कहा कि कोई भी बच्चा लेखक नहीं बनेगा। अब इस बात पर वो बहस कर रहे हैं। और बच्चे इलाहाबाद में लेखकों की इतनी दुर्दशा देख चुके थे कि दोनों ने बचपन में ही तय कर लिया था कि कुछ नहीं बनेंगे, लेखक नहीं बनेंगे। लेखक नहीं बनेंगे। अच्छा मैम, एक सवाल थोड़ा सा हटके है कि पुरुष वर्चस्व वाले इस साहित्यिक समाज में जब आप लिख रही थी, कभी साइडलाइन महसूस किया? नहीं, घर में तो नहीं किया। घर बाहर? में कभी भी, बाहर किया कभी कभी। मैं तो सह शिक्षा में पढ़ी हूँ, लड़के लड़कियाँ सब पढ़ते थे। तो लड़कियाँ एक तरफ बाईं तरफ इंदौर में बैठी रहती थी, एक तरफ लड़के बैठे रहते थे। और जब लाइब्रेरी जाने के लिए जो सीढ़ियाँ थी वो अलग अलग थी। अगर लड़कों वाली सीढ़ी से कोई लड़की चली जाती थी ऊपर तो बदनाम हो जाती थी। तो ये इतना भेदभाव जहाँ हो तो बड़ा मुश्किल है इस तरह से, है ना। हम लोगों के लिए एक लेडीज रूम होता था, जिस लेडीज रूम में हम सब बैठते थे, और कॉमन रूम में हम लोग नहीं बैठ सकते थे। कॉमन रूम में केवल लड़के बैठते थे। अगर कोई लड़की कॉमन रूम में चली गई नोट्स लेने के देने के बहाने, तो बदनाम हो जाती थी, उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख जाता था। लेकिन इसी के बीच में प्रेम भी होते थे, प्रेम विवाह भी होते थे। तो प्रेम ऐसी कोई वर्जित चीज भी नहीं है, और प्रेम तभी होते हैं जब आप कहीं ना कहीं चौखट उल्लंघते हैं। अच्छा, 30 जनवरी 1965 आप पर्चा पढ़ रही थी, नामवर जी ने तारीफ की, लौटते में रविंद्र कालिया जी आपको बस में मिलते हैं, और आप महसूस करते हैं कि पूरे टाइम तो इस आदमी ने मुझसे बात नहीं की और अब मुझसे बात कर रहे हैं। उस टाइम पहला मोमेंट क्या लगा था कि जब उन्होंने कुछ बोला होगा? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो क्या उस टाइम आपको महसूस हुआ था? अब मुझे ये महसूस हुआ कि ये बहुत घमंडी आदमी है और इसको ठीक कर रहे हैं। अगर ये बात करेगा तो इसको ठीक करना है, ये सोचा था मैंने। क्योंकि मेरे अंदर अंग्रेजी की अकड़ थी उस समय।
मुझे तो धीरे धीरे हिंदी वाला बनाया इलाहाबाद ने और रवीन कालिया ने, क्योंकि मैं तो मुझे लगता है कि सपने भी इंग्लिश में देखती थी, लिखती भी इंग्लिश में थी। तो मैंने तो शुरुआत अपनी सारी इस तरह से की थी कि मैं कविता लिखती थी, एब्सर्ड कविता लिखती थी, और मेरी कविताओं को बहुत नोटिस किया गया था। राइटर्स वर्कशॉप से मेरी 2 कविता संग्रह है इंग्लिश में जो बहुत चर्चित हो गए थे। आफ्टर कमला दास मुझे माना जाता था सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी कवि उस ज़माने में। और उसमें रवीन कालिया मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई तो आप क्या केवल कविता लिखती पढ़ती है, यानी वो कविता के सारे नंबर काट रहे थे, जबकि मेरे लिए कविता बहुत अहम थी। तो रवि की और हमारी पूरे रास्ते नोकझोंक होती थी लेखकों को लेकर। जैसे मैं अज्ञे को पसंद करती थी, वो अज्ञे को नापसंद करते थे। मैं निर्मल वर्मा के एक तरह से प्रेम में ही पड़ी हुई थी साहित्य के, और वो निर्मल वर्मा से चिढ़ते थे क्योंकि वो कहते थे वो कविता, वो कहानी की शक्ल में कविता लिखते हैं जी और उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कहते थे। जी तो हम लोगों की बहस होती रही लेखकों को लेकर। एकमात्र हेमिंगवे थे जिसके ऊपर हम दोनों एग्री कर रहे थे। उन्होंने अनुवाद में पढ़ा होगा, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा और मैंने तो जाहिर है सब चीज़ों ओरिजिनल पढ़ी हुई थी। तो मेरे अंदर ये गुरूर था, लेकिन वो गुरूर बहुत जल्दी टूट गया क्योंकि हमारी दोस्ती हो गई। जी फिर तो मैंने रवि का पंजाबी उच्चारण भी स्वीकार कर लिया। जी। अच्छा, आपने एक जगह ना बहुत अच्छी इसमें वाक्य लिखा है, साहित्य के अध्ययन में रवि मेरे समस्त नायकों को ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसा लगता है वो मेरे समस्त कथा पुरुष परास्त कर रहे हैं। जी, खोलेंगी इसको थोड़ा सा? अरे बिल्कुल, उन्होंने जो मैं पसंद करती थी, जिसको पसंद करती थी, उसको उन्होंने खारिज किया लेखक के जी, रूप में। क्योंकि मैं तो देखिए टाइम पास के लिए ग्राहम ग्रीन को भी पढ़ लेती थी, और वो कहते थे ग्राहम ग्रीन क्या है, वो तो फिल्में लिखता है। तो इस तरह से बहस हमारी लगातार ही चली कि जिसका मैंने कहा जैनेन्द्र कुमार मुझे बहुत पसंद है, उनके पास इतने अच्छे अविस्मरणीय चरित्र हैं। तो उन्होंने कहा जैनेन्द्र कुमार वो तो व्यक्तिवादी लेखक है, उन्होंने कहा अतीत जीवी लेखक है, पुरानी कथाएं लिखता है। और कैसे कहेंगे पुरानी कथा लिखता है, क्यों त्यागपत्र आज भी मैं समझती हूँ अपने समय से बहुत आगे की रचना थी। जैनेन्द्र कुमार को मैं एक बहुत ही क्रांतिकारी लेखक मानती हूँ। जी। उन्होंने पहली बार दिखाया विवाहेतर संबंध क्या होते हैं अपनी उपन्यासों में, जबकि रवि इस चीज को कोई नंबर नहीं देते थे। वो कहते थे अरे तो शगल है पुरुषों का, एक दिखा देना समानांतर स्त्री आपके प्रेम में पड़ी हुई है। तो रवि जो है वो एक अलग किस्म की व्यक्ति थी, मैं कहूँगी मतलब नस्ली अलग थी जिसे कहना चाहिए। जी जी तो वो मेरी सब, और वो एक तरह की चुनौती जो थी ना उनकी, वो लगातार मुझे चैलेंज कर रहे थे, और आप हर मेरे- चुनौती का मेरे जवाब पढ़े दे लिखे रहे को थे। वो चैलेंज कर रहे हाँ, थे, हाँ, और ये बात मुझे पसंद नहीं थी। हाँ। और आप उसका बकायदा जवाब दे रही थी हर अपनी रचनाओं से। जब कहा कि कविता ही लिखती हो तो कहानी लिख के दिखा दी, उपन्यास लिख तो दिया। मैंने फिर कहानियां लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने संस्मरण लिखा, आपने भी संस्मरण लिख दिया। कभी ऐसा लगा कि रविंद्र कालिया ने जो रचा हो, काश वो ममता कालिया ने रचा होता, या कभी रविंद्र जी को लगा कि जो ममता कालिया ने रचा वो कभी मुझे रच देना चाहिए था? नहीं, कभी नहीं। हम बिल्कुल दो अलग किस्म के लेखक थे। जो घटनाएं मुझे प्रभावित करती थी, उद्वेलित करती थी, वो रवि को कभी अच्छी नहीं लगी, और रवि कहती थी फिजूल की बात है। और जो घटनाएं रवि को उद्वेलित करती थी, मुझे वो बेवकूफ़ी लगती थी। तो हम लोग बिल्कुल अलग अलग किस्म के थे। जैसे मैं देखती हूँ उनकी कहानी गरीबी हटाओ और चकैया नीम, टाट के किवाड़ों वाले घर, उनका पूरा उपन्यास खुदा से ही सलामत है। मैं सोचती थी कि इतना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं इस काम में, क्योंकि असली जीवन में वो पात्र इतने उदात्त नहीं है जितने रवि ने दिखाए हैं। रवि ने उन पात्रों को बहुत गरिमा दी है। कहा कभी आपने ये बात उनको? ये इलाहाबाद के पात्र है सर। नहीं, उन्हें कहा रविंद्र जी को ये बात? हाँ, मैं कहती थी, लेकिन होम्योपैथिक डोज में कहती थी। क्योंकि इतना तो
तो मुझे लगता है कि हर सफल स्त्री जानती है कि कहाँ तक आपको रिस्क लेनी है ना। उससे ज़्यादा रिस्क नहीं था और वो भी नहीं लेते थे। अब जो ये मेरी एक कहानी है, लड़के जब हम गए थे वहाँ पर नहाने के लिए रसूलाबाद घाट पर, हाँ। हम देखा सब सरकारी जीपें खड़ी हुई है बाहर, सब पे लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, और सब अफसर नहाने आए हुए थे उस समय। और हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, भारत सरकार नहाने आई है। अच्छा, अब जब घर लौट के आए हम लोग आए तो रवि तो अपने आराम से बिस्तर पे लेट के सो गए। और मैंने उनको झंझोड़ के कहा, मैंने कहा ये बताओ, ये भारत सरकार नहाने आई है, इस वाक्य के ऊपर तुम कहानी लिखोगे? तो रवि ने कहा मुझे बोर न करो, मुझे सोने दो। कहते तुम्हें जो करना है करो, लिखो, मैं रोज नहीं लिखता हूँ। तो मैंने कहानी लिखी जो कि बहुत चर्चित हुई, जिसके ऊपर बासु चैटर्जी ने रजनी का आखिरी सीरियल बनाया था, आखिरी एपिसोड। और उस एपिसोड से नाराज होके सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बंदी कर दिया, सीरियल ही बंद कर दिया। तो उन्होंने बासुदा की मेरे पास चिट्ठी आई अच्छा। कि योर एपिसोड हैज स्पीडेड अप माय यू नो एग्जिट फ्रॉम द दूरदर्शन। जी, ये था। बहुत अच्छे संस्मरण चल रहे हैं मैम। इस किताब से बाहर निकल के भी आपने जो जो बातें बताई बहुत अच्छी। एक लाइन और आती है, थोड़ा सीरियस नोट पे है, जिसके बाद वापस मैं उसमें आऊँगा, क्योंकि आप इतना जॉली नेचर की हैं, आपसे बात करो तो सच में ये नहीं लग रहा है कि मैं किसी बहुत वरिष्ठ से बात कर रहा हूँ। आप इतना अच्छे से बात कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि आप मेरे साथ बात करते हुए मेरी उम्र की हो गई हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो एक सीरियस नोट, उसके बाद वापस मैं उस और लौटूंगा। आपने इसमें एक लाइन का प्रयोग, एक पंक्ति लिखी है, तुम उदासी ओढ़ लेते हो, तुम उदासी ओढ़ लेते हो। इसमें एक पंक्ति आती है, क्या? आप रविंद्र कालिया जी को बोलते हो कि तुम उदासी ओढ़ लेते हो। बात उदासी, उदासी हाँ, ओढ़ लेते हो। उदासी ओढ़ लेते। हाँ। दरअसल अब मेरा सवाल ये हाँ, था। तुम उसी बात पर पहुंच गए हो जब वो कैंसर वाले दिन थे उनके। हाँ। कैंसर की बीमारी सन 11 से और सन 16 तक हाँ। उनके साथ थी। और जब वो कोई बात करते थे, खासतौर से ये थोड़ा मुझे लगता है कि वो मृत्यु को लेके रोमान गढ़ते थे। और वो जालंधर में रहने वाले बहुत सारे व्यक्तियों की ये खासियत है। शायद उन्होंने इतनी मौतें देखी हैं, शायरों की, कलाकारों की। और शुरू होता के.एल. सहगल से। सहगल की जब मृत्यु हुई, रवि ने उसके बारे में लिखा और रवि ने उसके बारे में कहा भी मुझसे कि जब सहगल मरे और हमारे स्कूल में छुट्टी हो गई और उनके जनाजे के साथ सब गा रहे थे, जब दिल ही टूट गया अब जी कर क्या करेंगे। जी। तो मैं हमेशा उनसे कहती थी कि तुम ऐसी बातें करते हो ना कि तुम उदासी ओढ़ लेते हो। जब लोधी रोड से हम लोग निकलते थे तो रवि कहते थे वहाँ पर वो शब्दाग्रह है, एक लोधी शब्दाग्रह। तो रवि कहते थे मेरा तो सब काम यहीं कर देना, यहाँ कोई कर्मकांड नहीं है। वो कर्मकांड से बहुत चिढ़ते थे। तो मैं हमेशा कहती थी तुम्हारा नाम कालिया है ना, इसलिए तुम काले जोक्स करते हो। मैं उनसे कहती थी। तो वो मैं कोशिश करती थी कि उनको उस मूड से बाहर ले आऊँ। हाँ। लेकिन मैंने देखा कि बीच बीच में कुछ ये भी होता है, दूसरे या तीसरे पैक के बाद लोग थोड़े उदास हो जाते हैं, इसीलिए वो बहुत गजलें सुनने लगते हैं। हाँ। उनको गम वाले गाने अच्छे लगते हैं। ये सबके साथ होता है। पहले पैक में तो बड़े ब्राइट रहते हैं लोग, और दूसरे तीसरे में धीरे 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 वो स्लिप करते जाते हैं। और उसके बाद वो सोते उसी मायूसी में, खाना खाते उसी मायूसी में सो जाते हैं। जी। तो रवि के अंदर भी ये था। आपने एक कविता लिखी है उसमें, जाना। एक कविता आपने इसमें लिखी है, जाना। जी जी जी। मैं वो यहाँ पढ़ के सुनाऊंगा, जी, फिर मैं एक सुनाइए। रैपिड फायर आपके साथ खेलूंगा 1 मिनट का। यहाँ एक कविता है, जाना। आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ दूं? नहीं नहीं, आप सुनाइए, आप सुनाइए। मैं जानती थी वो निकल जाएगा एक दिन, मैं जानती थी वो निकल जाएगा एक दिन मेरी जिंदगी से, दबे पांव बिना अपने जूते पहने। वो अपनी किताबें, कुर्ते और कलम यहीं छोड़ जाएगा। सिर्फ 7 कदमों में हमने जिंदगी एक दूसरे के नाम की, जबकि इस ढकोसले में उसका कोई यकीन न था। उसने चाहा उड़ाना पतंग की तरह, मैंने लटाई कसकर थाम ली। बहुत ढील देना मुझे गवारा न था।
फिर भी वो जिया मलंग की तरह, भिड़ता रहा सबसे दबंग की तरह। निरोध उसे नापसंद थे, बिस्तर से लेकर दफ्तर तक। उसने नौकरियां छोड़ी धड़ाधड़, अपने धंधे धराशायी करे कबाड़ियों को दिए। उसने सही मायनों में जीवन को धता बताया। ये कविता पूरी की पूरी रविंद्र कालिया जी को व्याख्यायित कर देती है। मैम अब अंतिम एकदम दौर में है, प्लीज। जी। हाँ, बहुत मजा आ रहा है, ये चर्चा भी 1 घंटा और चल सकती है, इतना मजा आ रहा है मैं बताता हूँ आपको, सबको आ रहा होगा यहाँ जितने लोग बैठे हैं। एक रैपिड फायर, ठीक है, एक एक शब्द में आपको पहले उत्तर देना है, उसके बाद मैं आपसे वो प्रश्न पूछूंगा, ये या वो, दोनों में से जो चीज आपको पसंद होगी, ठीक है। रविंद्र कालिया जी की सबसे प्रिय रचना। इनके रविंद्र कालिया जी की सबसे प्रिय रचना। मुझे प्रिय या उन्हें प्रिय? आपको प्रिय। मुझे प्रिय जी। उनकी रचना कोई नहीं मैम। नहीं उनकी सबसे प्रिय रचना, अरे ये तो सोचने की बात हो गई। उनका एक छोटा सा उपन्यास है ABCD। ABCD, वाह। पसंदीदा समकालीन लेखिका। मेरी या उनकी? आपकी। अच्छा। नीलाक्षी सिंह। सर्वकालिक पसंदीदा लेखक या लेखिका। उनका नया उपन्यास आया है खेला। अच्छा, अब ये या वो, आपको दोनों में से कुछ एक चीज बतानी है। 30 जनवरी 1965 नामवर जी की तारीफ या रविंद्र कालिया जी से मिलना। 30 जनवरी को नामवर जी की तारीफ का मिलना या रविंद्र जी से मिलना। नामवर जी की तारीफ। रविंद्र जी से मिलना नहीं। नामवर जी की तारीफ। हाँ, बड़ी चीज थी जी। फेसबुक व्हाट्सएप के मैसेजेस आना या डाक से चिट्ठियां आना। डाक से चिट्ठियां आना ज्यादा अच्छा लगता था। कहानी या उपन्यास। उपन्यास। बेघर या दुखम सुखम। बेघर। बेघर। बड़े साहित्य महोत्सव या छोटी आत्मीय गोष्ठी। दोनों। दोनों। इलाहाबाद या पुरानी दिल्ली या अभी गाजियाबाद। इलाहाबाद या पुरानी दिल्ली आपका बचपन, या अभी जहां रहती है गाजियाबाद। इलाहाबाद। इलाहाबाद। अभी एक जीते जी इलाहाबाद भी आया है ना। और अब एक कठिन सवाल जो कि अंतिम है। उन्होंने भी संस्मरण लिखा, आपने भी लिखा। उनका गालिब छुट्टी शराब, आपका रवि कथा। तो गालिब छुट्टी शराब या रवि कथा। रवि कथा। रवि कथा। वो अच्छा नहीं है। वो अंशों में अच्छा लगा मुझे। अंशों में अच्छा लगा। क्योंकि जहाँ वो अपनी बेवकूफियां बताते हैं, हाँ। कहीं WT चढ़ गए गाड़ी में, हाँ। कहीं किसी आदमी की साथ बैठ के दारू पी ली, हाँ। ये क्या, इसमें क्या खासियत है? मैं वही मानती हूँ कि जीवन का मुकाबला करना चाहिए होशो हवास में। हाँ, ठीक बात है। ये बात। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपकी मुझे शेष भी बहुत कथा आए अच्छा लगा। और आप ऐसे ही संस्मरण को सुनाएं। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपसे बात कर पाया, हम सब का सौभाग्य कि आपसे हम मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा। अगर मैम किसी को क्वेश्चन पूछने हो तो प्लीज आप उनका जवाब दें। अच्छा, तो ये मैं लगा लूँ? हाँ जी, हाँ जी। किसी को कोई सवाल पूछने हो तो। ये कैसे लगेगा? मुझे लगता है सब हो गए मैम। अच्छा, एक सवाल है नीति सिंह जी के पास। मैम, आपकी बातें सुन के, आपका अंदाज देख के मुझे बहुत आनंद आया, बहुत सीखी मैं। अब आप जिस जनरेशन से हैं, और जो मैं समझी, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे आपकी प्लीज। जो आपके जवाबों से या इस चर्चा से जो मैं समझी, आप एक कन्वेंशनल फेमिनिस्ट के, you did not begin your life as a, kind of a conscious, deliberate feminist, and yet you are a feminist to the core. You do not hesitate to speak your truths,
and even during this conversation that was so very apparent. And I must say hats off to that. Pranam उसके लिए. तो ये जो आप में एक वुमनिज्म है, ये जो एक फेमिनिस्ट है जो आपके अंदर, जो ममता कालिया में है, इसका श्रेय कहाँ किसको देंगी आप? आपके परवरिश में, क्योंकि जिस ज़माने से आप आ रही हैं वहाँ तो it was an age of stereotype and sort of, you know, playing second fiddle to the male voice. मैम वो पूछ रही हैं कि जो आपके भीतर की जो स्त्रीवादी लेखिका है, जो स्त्रीवाद है, वो कहाँ से आता है? वो परवरिश में तो नहीं लगता है कि वो था, क्योंकि बहुत स्टीरियोटाइपिक परवरिश हुई है, उसके पीछे का बहुत। स्त्रीवाद को मैं देखिए एक फॉर्मूले के तौर पे तो बिल्कुल खारिज करती हूँ, क्योंकि समाज, पुरुष विहीन समाज बहुत नीरस और बहुत बोर किस्म का होगा। तो इसलिए मैंने कभी ये नहीं चाहा कि हम समाज को ऐसा स्त्रीवादी बनाएं कि जिसमें पुरुष का प्रवेश भी ना हो। लेकिन जहाँ स्त्री को दबाया जाता है और उसके अधिकारों को उठाकर किसी पुरुष को दे दिया जाता है, वहाँ मैं थोड़ी सी स्त्रीवादी हूँ। हाँ, ये ठीक है कि स्त्रियों को अपनी इतनी योग्यता बढ़ानी चाहिए कि वहाँ तक पुरुष को जाने के लिए जी तोड़ के मेहनत करनी पड़े। हम तो पीटी उषा हैं, आप भी पीटी उषा बनिए। Thank you so much. एक सवाल और है मैम जी। बहुत अच्छी चर्चा रही। सबसे पहले तो बहुत बधाई। और ममता जी, अभी आप कह रही थी कि जिन लेखकों को आप पसंद करती थी, रवि जी उसकी जो है वो धज्जियां उड़ा देते थे, वो कहते थे मुझे इसलिए ये नहीं पसंद है। तो क्या आप उनके विचारों से सहमत होती थी, या उन लेखकों के बारे में क्या फिर आपका भी विचार बदल जाता था? कितनी आप सहमत हो पाती थी और कितनी असहमत होती थी? उन लेखकों के बारे में आपका भी वो पूछ नजरिया रही हैं कि जैसे- बदलता था क्या? जैसे आप रविंद्र कालिया जी उन लेखकों को ध्वस्त करते चलते थे जो आपको पसंद थे, वो बोलते थे कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो आप उनसे कितना असहमत और कितना सहमत हो पाती थी? क्या असहमति आपके ज्यादा, विचार कभी बदलते थे उनकी बातें सुन करके? ममता असहमति ज्यादा होते थे। और असहमति में ये था कि जिसे कहते हैं इंग्लिश में वी एग्री टू डिसएग्री। जैसे कि रंग बिल्कुल अलग अलग हमें पसंद थे, वो चादरों के रंग की साड़ियाँ पसंद करते थे, मैं साड़ियों के रंग की चादरें पसंद करती थी। समझ में आया? और पढ़ने में भी ये होता था कि मैं कोई बहुत ही तरल सी किताब लेकर बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, और वो कहते थे ये क्या पढ़ना है, वो कहते थे। तो हम लोगों की पसंद बहुत सी चीज़ों में बिल्कुल अलग थी, यहाँ तक कि खाने की पसंद अलग थी। मैंने मन मार कर किसी तरह से पंजाबी खाना बनाना सीखा और पंजाबी खाना खाने लगी, और उनके रहते 50 साल मेरे घर में अरहर की दाल नहीं आई, क्योंकि पंजाब में अरहर की दाल पशु खाते हैं, मनुष्य नहीं खाते। वहाँ चारा उगाने के लिए अरहर की दाल होती है। और रवि ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उनका एक दोस्त कहता है कि मेरी पत्नी के मुंह से अरहर की दाल की बू आती है, इसलिए मैं उसे किस नहीं करता। तो अब जब ऐसी ऐसी बातें हो गई तो तुम सोच सकती हो कि मेरी खाने की पद्धति कितनी बदली होगी। लेकिन बाद में मुझे अच्छा लगने लगा, उनका आप रिच उनके खाना रंग में, अच्छा लगा, आप लगने उनके रंग लगा। में ढल गई, वो आपके रंग में कितना ढल पाए, ये बताइए आप। अच्छा, वैसे मैं समझती हूँ कि बदलना थोड़ा बहुत ज्यादातर या तो कहें स्त्रियां कि ही 3/4 स्त्री को ही पड़ता है इन सारी चीज़ों में। जो दैनंदिन चीज़ें हैं उनमें आपको बदलना पड़ता है, क्योंकि उससे घर में सुख शांति बनी रहती है। और वो शी स्टूप्स टू कॉन्कर वाली जो क्लासिक बात है, वो यही है कि हम विजेता तभी बनते हैं जब थोड़ा सा झुक कर चले। क्या बात। और वो अच्छा भी है, क्योंकि घर से निकल के भी क्या करेंगे, दूसरा हो सकता है उससे भी रद्दी मिल जाए। स्त्रियों को ही ढलना बहुत सही। पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। वो दौर कब आएगा कि जब जो है पुरुष जो है वो स्त्रियों के रंग में ढल जाए? बताइए। बहुत बहुत किसी और का सवाल कोई नहीं? बहुत शुक्रिया मैम।
बहुत शुक्रिया। ओके, बाय बाय। बातचीत के लिए बहुत सुंदर बातचीत रही जी। चर्चा का रस क्या होता है और एक साहित्य महोत्सव में कितना एक साहित्य महोत्सव कितना रुचिकर हो सकता है, ये ये जो सेशन अभी निकला है हमारे सामने ममता जी के साथ, उसने बताया। और करतल ध्वनि से ममता जी का स्वागत हो रहा है। बतौर श्रोता, बतौर दर्शक, मैं इतना कह सकता हूं कि, और ये बात नीति जी से भी अभी मेरी बात हो रही थी, कि अंग्रेजी में एक फ्रेज है जिसको कहते हैं ब्रूटली ऑनेस्ट। तो ममता कालिया जी इज सर्टनली ब्रूटली ऑनेस्ट। मतलब इतनी ऑनेस्टी कि अगर वो जो एक कार्यक्रम आता था सच का सामना, उसमें आप जाती तो पक्का 1 करोड़ रुपए जीत लाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पक्का जीत लाती हैं। मतलब और ये जो बेबाकी है, ये जो ऑनेस्टी है, ये जो एक दूसरे की कमियों को, मैं तो कहूँगा कि इट्स ए सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंसेस। आप कहती हैं वी एग्री टू डिसएग्री, बट आपकी चर्चा सुनने के बाद इट अपीयर्स मोर लाइक ए सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंसेस, कि एक दूसरे के साथ जो असमानताएं थीं उनको राह का रोड़ा बनाने की जगह आपने उत्सव बना लिया है एक दूसरे के लिए। और वो उत्सव और वो जो जिसके साथ आप वो उत्सव मना रही थी, उसके जाने की टीस वो बिल्कुल हम लोगों को साफ नज़र आई, उनको भी जिन्होंने किताब पढ़ी है और उनको भी जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है। और जैसा कि आपने कहा कि अपने जीवन साथी को जीवित रखना ये आपका ध्येय था, तो हमें लगता है कि आप इस ध्येय में सफल हो गई एज ऑडियंस। क्योंकि जब आप अपने जीवन साथी को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि दिख रहा था कि मतलब कहीं आप शायद आज भी इरिटेटेड बैठी हैं किसी पॉइंट पे, लेकिन वो इरिटेशन भी जो है वो अपनी जगह वैसे ही है जैसे कि करेला थोड़ा सा कड़वा होता है मगर ढंग से पकाया जाए तो मज़ा आ जाता है। तो वो इरिटेशन भी अपनी जगह एक एंजॉयमेंट की चीज़ है। तो आपकी बात सुन के तो लगा कि हम जैसे जो यंग लोग हैं, यंग कपल्स, उनके लिए आपको एक पाठशाला खोल लेनी चाहिए कि भैया कैसे साथ में चलना है, थोड़ा हमसे सीख लो, ठीक है। और अगर आप की किताब हमारे जो युवा दर्शक सुन रहे हैं, जो बात बात पे झगड़ जाते हैं और एक दूसरे को या तो खुद निकल के बाहर खड़े हो जाते हैं, दूसरे को निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं, यदि वो उसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो मेरे ख्याल से जो समाज में आज की तारीख में विघटन की स्थिति है और जो यंग कपल्स एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं या अपनी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। अब जब से आपने कितनी ज़बरदस्त बात कही अरहर की दाल वाली, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है कि कोई चीज़ आपके खान पान का हिस्सा हो और उसको आपके इतनी सहजता से आप उसको छोड़ दें कि कोई बात नहीं, और भी तो चीज़ें हैं दुनिया में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे हम सबको सीख लेनी चाहिए। कम से कम मैंने बहुत सीख ली। और एक और चीज़ भी सीखी कि यदि प्रसन्न रहना है तो बीवी की बात जो है जैसे कह रहे हैं मान लो, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ बोलने के बीच में ज़रूरत नहीं है। I think that all of us youngsters are better husbands now after listening to you, or will be better husbands. तो बहुत ही सुंदर ये हमारा सेशन गुजरा और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंजुम कि भैया आपको तो सानिध्य सुख मिला ही, लेकिन वो जो इतना पीरियड गुजरा वो हमारे लिए भी सुख था। तो इसलिए और हम चाहते थे कि ये लगातार चलता रहे, परंतु समय की बंदिशें होती हैं। तो अब हम लोग लंच के लिए ब्रेक करेंगे और लंच के बाद हम लोग अभी कितने बजे का समय कर दें? 2:15। तो 2:15 बजे का जो समय हमारा निश्चित है, उसी वक्त हम लोग लौटेंगे और नीति सिंह जी चर्चा करेंगी डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी के साथ अपनी कृति शांति पर्व पर, जो कि उन्होंने पंजाबी से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करी है। वो हमारे बीच में हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तो आप कहीं जाइएगा मत, इतनी रोचक चर्चाएं चल रही हैं, उससे आप जुड़े रहिएगा। आप भी जाइए, खाना खा के फटाफट आइए, हम भी खाना खा के फटाफट आते हैं और 2:15 बजे फिर से जुड़ते हैं हम लोग अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जल्दी से आइए, कहीं जाइएगा मत।